खबर है में खुश आमदीद। मैं हूं मियां शाहिद। नाजरीन, 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब और कल रात 15 अक्टूबर की जो दरमियानी शब है, इसमें अफगानिस्तान की जानिब से मैं तो उसको बुज़दिल दुश्मन कहूँगा, और फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से और फितनतुल ख़ारिज की जानिब से पाकिस्तान पर हमले किए गए और पाक अफवाज ने इस हमलों का बड़ा भरपूर जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, और जो उनका सहूलतकार भारत है उसका भी चेहरा जो है बेनकाब किया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लातों के भूत जो बातों से नहीं मानते, उनसे क्या दो दो हाथ कर लिए जाएं बाकायदा तौर पर। और ये भी सवाल है कि जो अफगानिस्तान है उसमें बहुत शदीद एक जो है वो बेचैनी पाई जाती है पाकिस्तान पर हमलों के हवाले से। क्या पाकिस्तान पर हमले करने से अफगानिस्तान के अंदर भी अनरेस्ट पैदा हो सकता है, वहाँ पर भी खाना जंगी हो सकती है, क्योंकि एक गिरोह जो है वो बिल्कुल इस हक में नहीं है। दूसरा, हम ये भी बात करेंगे कि तालिबान ने ये खबर आ रही है कि सोवियत दौर के जो है वो मिसाइल फायर किए हैं। ये किसने उनको सहूलत दी कि वो सोवियत दौर के मिसाइल जो है वो फायर कर सकें और उनको इसमें कामयाब हो सकें। हम ये भी बात करेंगे इस प्रोग्राम में कि तोशाखाना 2 केस में क्या बानी पीटीआई को सजा हो जाएगी या वो बरी हो जाएंगे। और आखिर में बात करेंगे फेक न्यूज़ के हवाले से कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रज़ा मोहम्मद साहब और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब। इनसे बात करते हैं कि पाक अफ़गान जो तनाज़ा है, जो बल्कि कशीदगी है, वहाँ से जो हमले हो रहे हैं, इसका ये कहाँ तक जाएगा और इनमें जो शिद्दत आ रही है इसका किस तरह जवाब दिया जाए। मैं पहला सवाल मेरा जनरल साहब आपसे होगा। जनरल साहब, फरमाइएगा कि फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल ख़ारिज और तालिबान जो हैं वो कल उन्होंने दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया है, जिसका मुँह तोड़ जवाब तो दिया जा रहा है। इंडियन मीडिया ने कल दिन को ही ये बात फैलाना शुरू कर दी थी कि रात को हमला होगा और वो हो गया। ऐसा गठजोड़ जो है भारत का और तालिबान का वो सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी कि ये जो सिचुएशन है ये किसी भी सूरत में खुश आइंद नहीं है। पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसे अफ़गानिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर है उसके ऊपर एक्शन करना पड़े। पाकिस्तान पिछले बहुत सारे सालों से अफ़गानिस्तान को ये कह रहा था। अफ़गानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल है हमें अफ़गान अवाम को और अफ़गान रिजीम को अलग कर देना चाहिए। जो अफ़गान अवाम है उनकी शायद फीलिंग्स डिफरेंट होंगी, उनकी सोच भी डिफरेंट होगी, शायद वो डिफरेंटली एक्ट करेंगे। लेकिन जो रिजीम इस वक्त अफ़गानिस्तान में है, जिन्होंने बहुत सारे वादे जो हैं उन पे अमल नहीं किया, जिसमें पनाहगाहें देनी जो है टेररिस्ट्स को, इंक्लूसिविटी, वुमेन एजुकेशन एंड सो फोर्थ, वो लोग इलादा हैं। तो अभी कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन जी, कि पाकिस्तान जो है हमेशा ये कहता रहा है कि हम किसी भी सूरत में ये चाहेंगे नहीं कि हमें दरअंदाजी करनी पड़े, आपके मुल्क में आके हमें कुछ करना पड़े, आप खुद अपने मुल्क को संभाल लें। लेकिन हुआ ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये दरअंदाजी जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से बढ़ती गई और इंडिया की तरफ से सपोर्ट भी बढ़ती गई, और बुनियानुल मरसूस में शिकस्त के बाद उन्होंने दोनों साइडों पे, वो बलूचिस्तान की तरफ भी और केपी की तरफ भी, फितनतुल ख़ारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और हाइप दी और ज़्यादा इसमें अमल शुरू हो गया। इसमें ज़्यादा जो है लोग आना शुरू हो गए और ज़्यादा एक्ट शुरू हो गए। तो अभी पाकिस्तान के पास कुछ चारा नहीं था कि पाकिस्तान जो है, अगर वो अफ़गानिस्तान एक काम नहीं कर रहा, वो अपने अंदर ये दहशत गर्दों को कंट्रोल नहीं कर रहा और हिंदुस्तान का साथ दे रहा है, तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि उनकी पनाहगाहों पे वो हमला करे। लेकिन पाकिस्तान ने ये हमला शुरू नहीं किया। यहाँ पे मैं ये चीज़ बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, ये एक काउंटर स्ट्राइक है, काउंटर ऑफेंसिव है। उनकी तरफ से हमले शुरू हुए, उनकी तरफ से दरअंदाजी शुरू हुई, इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुई, तश्कीलें आना शुरू हुई, तो पाकिस्तान ने उनको काउंटर करना शुरू किया और उस लिहाज से इफ़ेक्टिवली पिछले कुछ देरों से पाकिस्तान जो है उनको न्यूट्रलाइज़ कर रहा है। अभी कल जो है, आज कल में चमन और स्पिन बोल्दक वगैरह के एरिया में हुआ, कुरम में हुआ, बाकी जगहों पे हुआ। उन्होंने जो बाब दोस्ती है चमन का, वो ख़ुद ही तबाह कर दिया और उसकी फिर तस्वीरें जारी कर दी कि हमने जी पाकिस्तानी पोस्ट तबाह कर दी है, वेराज वो बाब दोस्ती और वो भी उनकी अपनी तरफ का था। तो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ सिंपल सी एक बात है जी कि इंडिया के साथ बैठ के
वो जो काम पाकिस्तान के अगेंस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान उसको अलाउ नहीं करेगा, और पाकिस्तान इस काबिल है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजबूत है कि उनको रोक सके। इंडिया के लिए भी इसमें एक मैसेज है जी कि इंडिया जो है ना वो एक गलत घोड़े पे शर्त लगा रहा है। दे आर नॉट बैटिंग ऑन द राइट हॉर्स। तीसरी बात यह है कि एक तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पे इमारात इस्लामी है, वो कहते हैं जी कि हम इस्लामी हुकूमत हैं। तो एक इस्लामी हुकूमत जाके उस मुल्क के लोगों के साथ बैठ गई है जहाँ पे अजीत डोवल और मोदी साहब जैसे लोग हैं, जहाँ पे हिंदुत्व का राज है और जो मुसलमानों के साथ सख्त नफ़रत करते हैं और उनके साथ बहुत शदीद जो है वो रवैया उनका है, बहुत शिद्दत पसंदाना रवैया है। वो मुसलमानों को मारने में, काउंटर करने में या बाकी जितनी भी अक़लियतें हैं उनके ख़िलाफ़ वो सरगर्म अमल है। तो ये सो कॉल्ड जो इस्लामी मुमलिकत है जाके उनके साथ बैठ गई है। मैं यही कहूँगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। जनरल साहब, मैं चिश्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा और इसी बात को आपके सामने रखूँगा कि अभी जनरल साहब ने फरमाया कि हमारा कभी ये इरादा नहीं रहा कि हम दारंदाजी करें। बिल्कुल हमने ऐसा नहीं किया। वहाँ से दहशतगर्दी आती रही और हमने उसको उनको बार बार समझाया, लेकिन वहाँ से वो नहीं समझे। लेकिन 11 अक्टूबर से लेकर अब तक जो है वो वहाँ से बाकायदा तौर पर हमले शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान मसल्लह फ़ौज ने भी बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी के ठिकाने तबाह किए हैं। बहुत सी चौकियों पर जो है पाकिस्तानी परचम इसलिए लहराया कि वो दहशतगर्दी के ठिकाने थे, और आज भी कंधार में उनका बटालियन हेडक्वार्टर जो है वो तबाह किया है इसलिए कि वो दहशतगर्दी का ठिकाना था। क्या सर, जब यह वहां से इसी तरह दहशतगर्दी आएगी, हमले होंगे, तो फिर हमें आगे पेशकदमी करनी चाहिए बजाय इसके कि हम सिर्फ जवाब दें? शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, और जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमारा चॉइस नहीं है, ये हमारी प्रेफरेंस नहीं है कि हम टू फ्रंट इनसिक्योरिटी अपने पैदा करें। हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं अब वो इंडिया स्पेसिफिक ही अपने आप को तैयार करती हैं, टैक्टिक्स भी, स्ट्रैटेजी भी और इक्विपमेंट भी। तो ये जो अफ़गानिस्तान का है ये हमने मजबूरी के तहत किया है, क्योंकि हमने 80,000 90,000 जनाजे उठाए हैं। सबको सलाम है, आज वो ट्रिब्यूट है उन सिविलियंस को भी, आर्म फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, ये सब का हमारे पे कर्ज है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो शोहदा हैं वो तो अल्लाह ताला के पास चले गए और उसका बड़ा पक्का वादा है उनका बहुत ऊंचे दर्जों में रखने का, लेकिन उनकी जो फैमिलीज़ हैं पीछे, उनकी बेवाएँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके बहन भाई हैं, उनका हमारे पर कर्ज है कि हमें एक हद तक उनको अजियत पहुँचाए। यानी वो नहीं हम चाहेंगे कि ये कंटिन्यू रहे। जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि हम टू फ्रंट के लिए नहीं तैयार करते अपने आप को, ये मजबूरन इसलिए करना पड़ा है कि 2 वजह हैं कि यही अफ़गानिस्तान की तालिबान की जो हुकूमत है, या वो उसकी कैपेबिलिटी या सलाहियत नहीं है या उसकी नीयत नहीं है। 2 ही वजह जिसमें हमें आना पड़ता है। और आपने देखा यही मुत्तकी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, मौलवी मुत्तकी साहब, जो हिंदुस्तान में 9 दिन का दौरा करके शायद वो वापस लौट गए या लौटने वाले होंगे, वो 9 साल की उम्र में एक दूसरे मुल्क में हिजरत कर गए थे अफ़गानिस्तान से, और वो पाकिस्तान था। 9 साल से लेकर वो जवानी तक इसी मुल्क में रहे, और उसके बाद जब तालिबान की पहली हुकूमत आई 1996 में और 2001 के दरमियान जो 5 साल इनकी रही थी, उसमें वो यहीं से वापस जाकर इंफॉर्मेशन और कल्चरल मिनिस्टर बने थे। और जो उन्होंने कल्चर का हल किया अफगानिस्तान में वो तो एक अलग एक हिस्ट्री है, लेकिन ये फैक्ट है कि उन्होंने यहीं से गए थे, ये तो उनका दूसरा वतन था। एक चीज़ ये ज़हन में रखिए, यानी उन्होंने अब हिंदुस्तान जाकर, वही हिंदुस्तान है जो कहता था कि हमारा जो एयर इंडिया जहाज़ हाईजैक हुआ था इन्हीं तालिबान ने किया था। ये वही हिंदुस्तान है जो कहता था हमारा दानिश सिद्दीकी जो जर्नलिस्ट है वो इन्होंने कत्ल किया, बदला लेंगे। यही वो है जिनकी एम्बेसी में बॉम्ब फटा तो उन्होंने कहा तालिबान ने किया है। यही है वो कहता है जो सबसे ज़्यादा कंसर्न हमारे ह्यूमन राइट्स के हैं, वॉलेशंस के हैं, औरतों के हकूक़ पर हैं। और वही वो हिंदुस्तान है जिसने मैन ओनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि औरतें नहीं बैठेंगी। तो इन्फोर्समेंट उन्होंने की, उनके रिस्पेक्ट किया, और वही शख्स जो 2001 से लेके आज तक यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट लिस्ट पर है, इसीलिए उनको एक एक्सेप्शन लेनी पड़ी यूनाइटेड नेशन से। और जब वो वहां जाते हैं तो एक टेररिस्ट है वो हिज एक्सीलेंसी बन जाते हैं, उनको एड्रेस किया जाता है हिज एक्सीलेंसी, फंडिंग की जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान मैसिव फंडिंग करता है, और आज के नहीं करता पाकिस्तान के बैक स्टैप करने के लिए। करज़ई के ज़माने में, अशरफ गनी के ज़माने में ब्रिजेस बनाए गए, यहाँ पे फ्लाईओवर बनाए गए, हाईवेज बनाए गए, हॉस्पिटल खोले गए, एजुकेशन सेंटर खोले गए, सिर्फ गुडविल अर्न करने के लिए। नेबरहुड हम हैं। आखिरी बात शाहिद साहब, मैं आपके सवाल में क्लोज करने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने, मुत्तकी साहब ने कहा कि पाकिस्तान हमारे से मुकाबला करने से पहले सोवियत यूनियन, नाटो और अमेरिका का हाल देखे। हमारी कोई मुताबिकत नहीं है उनकी इस मिसाल से। वजह उन तीनों ने जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, नाटो, अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटिश भी,
उन्होंने उनके मुल्क पर कब्जा किया था, उनकी जमीन पर कब्जा किया था। हमने अपनी जमीन उनको ऑफर की थी जब वो डिस्प्लेस्ड हुए थे। तो कंपैरिजन क्या हुआ? हमने किसी वक्त ये नहीं कहा कि हम कब्जा करने आ रहे हैं तुम्हारे मुल्क पर। तो आई थिंक कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ चीजें अलाइन उनको करने की जरूरत है। हिंदुस्तान का जब ओवरशैडो जब निकलेंगे तो उनको क्लैरिटी आ जाएगी, और जब हिंदुस्तान फिर उनको डिच करेगा, जो कई दफा कर चुका है पहले भी, तो चीजें शायद उनको क्लैरिटी के साथ समझ आना शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, चिश्ती साहब ने अभी जो सामने चीज़ें रखी, एक तो मुत्तकी साहब का बात जो है वो कर रहे थे कि वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जवानी तक रहे, इसको मैं तो नमक हरामी ही कहूँगा जाके वो जो काम कर रहे हैं। दूसरा जो बात चिश्ती साहब ने कही फंडिंग की, भारतीय फंडिंग की, वो तो हो रही है, अभी भी हो रही है। और अभी खबर ये आ रही है जो मैं आपके सामने रखूँगा कि जो भारत की स्पेशल फोर्सेस हैं उसके जो एहलकार हैं जदीद असले के साथ जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और तालिबान के रूप में प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है और मुंह तोड़ जवाब ले रहे हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये जी कि जो इंडिया की सपोर्ट है उसके बारे में थोड़ी सी मैं और अर्ज कर दूँ कि जहाँ तक ये टेररिज्म है ये कोई आसान काम नहीं है। एक जो टेररिस्ट एक्ट होता है उसके लिए 25-50 हज़ार डॉलर लगते हैं, थोड़ा पैसा नहीं लगता, क्योंकि कहीं से सुइसाइड बॉम्बर ने आना है, कहीं से गाड़ी ने आना है, कहीं से टेक्नीशियन ने आना है, कहीं से वेपन आने हैं, कहीं से खुद कुछ ऑब्जेक्टिव बनी हुई आनी है बनानी है, और कहीं से उनको जो बुलेट प्रूफ असला है वो आना है, नाइट विजन डिवाइसेस आनी है, सो फोर्थ। तो बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है, जैसे चिश्ती साहब कह रहे थे, बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है वो इंडिया कर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आखिर उनको पाकिस्तान से प्रॉब्लम है क्या? मुत्तकी साहिब हैं या बाकी लोग हैं जो कि इस मुल्क में रहे, इस मुल्क में बड़े हुए, इस मुल्क में पढ़े, इस मुल्क में जितने भी अफ़गान लोग रहे हैं वो वहाँ यहाँ से पढ़ लिख के और हुनरमंद बन के गए हैं। बाकी मुल्कों में जहाँ पे भी थे वो लेबर के लेबर ही रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको हर लिहाज से ख्याल किया और कभी पाकिस्तान के लोगों ने भी उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। तो इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जैसे अभी चिश्ती साहब कह रहे थे, और अगर इसको कंपेयर करें अफ़गानिस्तान के साथ, तो हमारे जो बॉर्डर हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर हिंदुस्तान से नहीं मिलते। उनकी कोई जोग्राफिकल जो है वो कंटिग्यूटी नहीं है, जोग्राफिकली इकट्ठे नहीं है, कोई मजहबी, कल्चरल, कोई लैंग्वेज का, कोई रिश्तेदारियों का, कोई ट्राइब्स का कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती आखिर उन्हें क्या चीज़ है जो पाकिस्तान से अच्छे रवैये के साथ, अच्छे ताल्लुक़ के साथ नहीं मिल सकती। उनका खाना पीना, उनकी लाइफ लाइन पाकिस्तान के थ्रू, और पाकिस्तान हमेशा उनका ख्याल करता रहा है और आगे भी करेगा। पाकिस्तान उनका एम्बेसडर बना रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान उनको हर लिहाज से लुक आफ्टर करने की कोशिश की है। आज उनके मुल्क में जितने भी पैसे आ रहे हैं दुनिया के इधर उधर के मुल्कों से, और जिनकी वजह से वो खड़े हैं, वो भी सारे के सारे जो है उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट उनको शामिल है, वरना उनके लिए मुश्किल होता। चाइना ने ट्राई किया कि हमें तीनों को इकट्ठे बुला के, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, उन्हें ट्राई किया, इकट्ठे बिठाया। मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर उनको प्रॉब्लम क्या है। अभी कमिंग बैक टू दी रेसिपी जी, और जो हल है वहाँ पे वाकई मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि वहाँ पे ज़रूर कोई एम्बेडेड जो है वो इंडियन लोग हैं। जैसे अभी एक ख़बर आई थी कि कोई सोवियत के टाइम के रखे हुए जो मिसाइल हैं वो चलाए गए हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से, तो वो चलाने में सिर्फ एक ही मुल्क है जो उनका मददगार साबित हो सकता है या हो सकता है, वो इंडिया है। रशिया कभी नहीं करेगा कि रशिया आके उनके मुल्क में अपने लोग भेजे और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिसाइल चलाने के लिए इनेबल करे। जितना मर्जी है जी इंडिया सपोर्ट कर ले, जितना मर्जी इंडिया सपोर्ट कर ले, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा है बहादुरी के साथ। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उनमें गम और गुस्सा भी है कि हर रोज़ हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे भाई बहन सिविलियन शहीद हो रहे हैं, फ़ौजी, पुलिस वाले, एफसी वाले। तो ये गम और गुस्सा है पाकिस्तानी कौम में और अफवाज पाकिस्तान में भी, और इसलिए इस मौके को गनीमत जानते हुए वो ये कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ तक ये टेररिस्ट हैं और जिधर जिधर की खबरें हैं वो वहाँ पे उनको काउंटर कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन फिर भी मैं कहूँगा नहीं है। आइडियल यही होता कि उनका पाकिस्तान के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ हो और पाकिस्तान और वो मिल के इस खित्ते में अच्छे भाइयों की तरह, अच्छे हमसायों की तरह रहें।
बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। जनरल साहब, मैं चिश्ती साहब से ये सवाल करूंगा और यही बात जो है उनके सामने रखूंगा। जो साजिश है भारत की, भारतीय साजिशी है कि ये भारतीय मीडिया खबर दे रहा है चिश्ती साहब कि भारत ने तालिबान से खुफिया मुआहदा कर लिया है और ये भी कह रहे हैं कि जिसके मुताबिक भारत जो है वो अफगानिस्तान में अपनी एयर बेसिस जो है उन पर, उनकी एयर बेसिस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है उन्होंने, और जेट त्यारे जो हैं वो मुंतकिल किए जा रहे हैं और इसराइली ड्रोन्स टेक्नोलॉजी तालिबान को दी जा रही है। ना सिर्फ दी जा रही है बल्कि उनको तरबियत भी जो है वो देगा। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें बाकायदा तौर पर वहां पर उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी बढ़ चुकी है कि बाकायदा तौर पर वहां उनके जो फौजी हैं वो उस रूप में, दहशतगर्दों के रूप में बाकायदा तौर पर लड़ाई कर रहे हैं। तो इस पर कितनी तशवीश होनी चाहिए? अभी एक खबर आई है कि फील्ड मार्शल की सदर ममलकत से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी वहां पर जो है वो वादा किया है कि हम भरपूर जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर क्या फरमाइएगा इस पर, आप क्या कहेंगे सर? देखिए मियां साहब, हमने अपनी बेहतरी की बात करनी है, हिंदुस्तान अपने भले की बात करता है। उसने क्योंकि मई में जो ज़बरदस्त जवाब दिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह जवाब दिया, उसके बाद से उसके पास ऑप्शन कोई नहीं थी सिवाय प्रॉक्सी ऑप्शन लेने के कि हमारे बैक डोर को स्टैब करने की कोशिश करे, उधर से एक ऐसा दरवाज़ा खोले, क्योंकि फ्रंट पर तो वो कुछ नहीं कर सके। फंडिंग दे के तालिबान से करवाना बड़ा आसान होता है निस्बतन। आपने ट्रेडिशनली वो फंड स्टाफ्ड कंट्री है, कैश स्टाफ्ड मुल्क है, उसके अंदर उसको पैसे चाहिए होते हैं, ना उनकी एग्रीकल्चर है, ना उनकी इंडस्ट्री है, ना टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नहीं है उनके पास एक्सपोर्ट करने को। तो सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मुल्क फंड करे और उसके वो टूल बनकर या इंस्ट्रूमेंट बनकर आगे चले। तो हिंदुस्तान ने तो वो यूज़ करना था। हिंदुस्तान ने 2001 से लेकर 2021 तक $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। ये मैं ऑफिशियल फिगर की बात कर रहा हूँ, डिक्लेयर्ड। जो अनडिक्लेयर्ड है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये इसको रखते हुए ये मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं बिल्कुल नहीं वॉर मॉन्गरिंग की तरफ इंकरेजमेंट किसी स्ट्रैटेजी के तहत रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हम टू फ्रंट होते नहीं है। आप इंडियन मीडिया इस वक्त फॉलो कर लें, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ये वाला जो हैपनिंग हुई है पिछले 4-5 दिनों के अंदर कि जी अफगान जो हम नहीं कर सके वही वो कर लें। जे दोवल साहब की एक वीडियो देख लें 2016 की। उन्होंने एक वीडियो में कहा था, 9 साल पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जितना मर्जी इन तालिबान के करीब हो जाए, आखिरकार हमारे पैसे ने ही काम दिखाना है। ये उनकी ऑफिशियल वर्जन है। अब आप पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी हुई तो इसमें कुछ सरप्राइज नहीं है। तो वो पैसे करेंगे, उनको बहुत सस्ता पड़ता है इस तरह अफगानिस्तान को बाय इन करके, बिकॉज ना 7 जहाज गिरवाने पड़ते हैं, ना सफ़ेद झंडे खड़े करने पड़ते हैं, ना नेवी के आप हमारे समंदरों से आपको बिल्कुल गायब होना पड़ता है। तो ये तो बड़ा ईजी उनके लिए सिचुएशन है कि तालिबान को फंड करें और ज़ाहिर है उनको हमारे आगे मुकाबले में खड़े करें, ताकि हमारी सारी तवज्जो फोर्सेस की वेस्टवर्ड हो जाए और वो ज़ाहिर है अपने ऑपरेशन सिंदूर जो फेमस करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसकी तैयारी में लग जाए। तो मेरा नहीं ख्याल लॉन्ग टर्म में हमें, जो जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें एंगेज करना चाहिए, सऊदी अरब को डालना चाहिए। रिसेंटली हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है, चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है, इन 2 मुल्कों को एंगेज करके और क्लैरिटी लेनी चाहिए तालिबान से कि अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो हम हेल्प करने को तैयार हैं, इंटेंशन नहीं है तो आप इंटेंशन पैदा करें कि आप हमारे साथ अच्छे चलें ताकि हम भी अच्छे हमसाइयों की तरह रहें। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब और कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया और दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान भारतीय साजिश को बेनकाब कर रहे थे। नाज़रीन, एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे तो तोशाखाना 2 केस पर बात करेंगे जो कि हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। क्या बानी PTI को इसमें सज़ा होगी या वो बरी होंगे? हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे तोशाखाना 2 केस की, जो कि तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसका फैसला क्या आएगा ये तो अदालती फैसला ही बताएगा, लेकिन कुछ इम्कानात हैं उन पर बात कर लेते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बानी PTI के मुतमिद ख़ास एडवोकेट डॉक्टर अली इमरान। उनसे गाइडेंस लेते हैं कि तोशाखाना 2 केस में क्या फ़ैसला आ सकता है और क्या बानी PTI उसमें बरी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तोशाखाना 2 केस जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, कल हो सकता है इस पर जो है फैसला महफूज हो जाए। आप क्या देख रहे हैं कि बानी PTI एक और मुकदमे में उनको सजा होती हुई नजर आ रही है या वो बरी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए सर, इसमें 2 सूरतें हैं।
जब आप केस को देखते हैं तो केस में तो जैसे आप इन तमाम केसेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप उसको फॉलो करें तो उसमें किसी भी केस में सज़ा तो बनती ही नहीं थी। और आपने देखा कि जिस तरह वो जो केस बनाए गए थे उनको ट्रायल किया गया और फिर उनको जब हाई कोर्ट में जब लेकर हम गए तो हाई कोर्ट्स के अंदर से जिस बुरे तरीके से उन केसों को उठा के बाहर फेंका गया। अगर आज आप इन केसेस को भी देखें, ये जो आज वाला केस है तोशाखाना 2 केस है, तो इसके हालात भी ऐसे ही हैं। अब अगर जो गवाहान हैं उनको देख लें या जो मटीरियल इनक्रिमिनेटिव मटीरियल है जो फाइल के ऊपर उसको देख लें और केस की बाकी नोयत को देखें तो ऐसा लगता है कि ये केस भी बाकी जो पिछले केसेस थे उन्हीं की तरह है। और अगर इस केस को मेरिट पर देखा जाए और मेरिट पे जिस तरह पूरा ये केस चलाया गया है और मेरिट पे तो खान साहब की सज़ा नहीं बनती बल्कि ये कंप्लीटली एक एक्विटल वाला केस है जिसमें सो कॉल्ड जो मुल्ज़मान हैं वो बरी हो जाएंगे। लेकिन पिछले सारे रिकॉर्ड को ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अगर हम आए तो फिर तो ऐसा लगता है कि इस केस में मैक्सिमम जो है वो सज़ा दी जाएगी। जिस तरह पिछले केसेस में आपने देखा कि मैक्सिमम सज़ाएं दी गई और इस केस में भी मैक्सिमम सज़ा जो बनती है वो 10 साल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे मुझे किसी किस्म की कोई ऐसी फ़िलहाल तो उम्मीद नहीं है कि ये हमें इसमें बरी करेंगे। जी इमरान साहब, आप तमाम समातों में भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं और आपके सामने जो है वो केस की समातें हुई हैं। अगर इमरान खान को सज़ा हो जाती है इस केस में तो मैक्सिमम कितनी सज़ा होगी? क्योंकि इसमें 2 इल्ज़ामात हैं, एक है इसमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और दूसरा है पब्लिक ऑफिस में क्रिमिनल एक्ट। इसकी जो है मैक्सिमम सज़ा जो एक में जो मेरी मालूमात के मुताबिक 14 साल है, दूसरे में 25 साल है, तो कितनी मैक्सिमम सज़ा जो है वो हो सकती है? जी इसमें मैक्सिमम सज़ा ही 10 साल है सर। इसमें मैक्सिमम सज़ा ही 10 साल है और इसमें अगर सज़ा देंगे जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें इन सारे जो झूठे बनाए गए केसेस थे तो उनमें मैक्सिमम सज़ा खान साहब को दी गई है। और अगर इस केस में भी अगर आप इसकी फाइल को देखें और केस के जब ट्रायल शुरू हुआ, जब गवाहान पेश हुए, फिर उन पे जब जिरा की गई, उसके बाद 342 की जो स्टेटमेंट हुई, तो सारी चीज़ों को मुझे एज अ लॉयर, एज अ वकील, बिल्कुल इस केस में कुछ नज़र नहीं आता। जितने बुरे तरीके से गवाहान जो है वो एक्सपोज हुए और जितने बुरे तरीके से उन्होंने जिरा के अंदर वो हमारे डिफेंस के सवालात के जवाबात नहीं दे सके और पूरा जो केस था जो एक बिल्कुल नाप तोल के एक जैली केस बनाया गया था, तो मेरे ख्याल से बरी होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम सज़ा जो है वो मैं आपको फिर एक दफ़ा करेक्ट कर दूं, वो इसमें 10 साल है और ऐसा लगता है कि इसमें भी खान साहब को जो वो 10 साल ही सज़ा दी जाएगी अगर दी गई। अगर कोई ऐसा मौजज़ा हो गया या कोई ऐसी चीज़ आई डोंट नो इन जज साहब के दिल में कोई रहम आ जाता है या कोई मौजज़ा हो जाता है तो फिर तो ये एक आइडियल केस है एक्विटल के लिए कि मुल्ज़मान को जो है वो बरी किया जाए, जो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जैसे मैंने पहले भी कहा इनसे कोई ऐसी उम्मीद तो है नहीं। बाकी लेट्स सी। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें इस केस में बुशरा बीबी जो हैं वो भी शामिल हैं, इसमें बुशरा बीबी भी शामिल हैं और वो बेनिफिशरी में आती हैं। उसमें अगर देखा जाए तो शरीक मुल्ज़म उनको ना कहा जाए तो बेनिफिशरी में वो आती हैं। आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं उनको भी इसमें सज़ा हो सकती है? और आप क्या समझते हैं कि जल्द कितने अरसे में अगर कल ये केस का फैसला जो है महफूज हो जाता है तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम? नहीं सर, ये आज जो था हम तो आज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज मैं जेल में था, सारा दिन मेरा जेल गुजरा, अडयाला पे गुजरा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज इस केस को तकरीबन कंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से आज जो मेरा ख्याल था कि कल जब मैं खान साहब के साथ था कल अंदर जेल में, तो कल के जो आर्गूमेंट्स थे सुनने के बाद, जो प्रोसिक्यूशन के इस्तग़ासा के जो आर्गूमेंट्स थे सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि आज यानी आज के दिन हमारे आर्गूमेंट सुनने के बाद इसको कंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन आज अरशद तबरेज़ साहब और हुसैन मुफ्ती साहब के डिटेल आर्गूमेंट्स के बाद अब सलमान सफदर साहब कल इसको 2 बजे दिन को जो है ना वो कल दोबारा कोर्ट स्टार्ट होगी और उस पर वो अपने जो फाइनल दलाइल होंगे वो देंगे और उसके बाद अगर तो फैसला लिखा लिखाया है उनके पास है तो वो कल ही सुना दिया जाएगा। और अगर वाकई इसमें इंसाफ दिया गया,
या इंसाफ के तकाज़ों को देखा गया तो फिर ये ऑब्वियसली जब इतना बड़ा केस और इतने बड़े शख्स का केस जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुका और जिनकी जो बुशरा बीबी साहब खातून अव्वल थी पाकिस्तान की, अगर उसको देखा जाए तो उस लिहाज से फिर ये मेरे ख्याल से फाइनल वर्डिक्ट के लिए इनको 2-3 दिन लेने होंगे। अगर ये लिखा लिखाया फैसला नहीं आया तो, अगर ये लिखा लिखाया तो फिर तो कल शाम को ये आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा, ये फैसला टीवी स्क्रीन की जीनत बन जाए। नहीं तो इमरान साहब, क्या आपको बुशरा बीबी को भी सजा होती हुई नजर आ रही है या वो बरी होती हुई नजर आ रही है? जी देखें, बरियत का तो मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे केस के हकायक पता है, लेकिन जिस मैलाफाइड और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ये केस बनाया गया है, तो आप ये देखें कि जब आप किसी को बेगुनाह को किसी ऐसे केस के अंदर फंसाते हैं और उसको इतने बुरे तरीके से उसका इस्तेसाल करते हैं, एक ऐसी स्पिरिचुअल खातून जिसको आपने कई महीनों से पाबंद सलासल किया हुआ, तो इसलिए तो नहीं किया हुआ कि आप इन पर केस चलाकर और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप जाकर ये कहेंगे कि जी ये तो बिल्कुल बेगुनाह थी, इनोसेंट थी। आपने फेस सेविंग के लिए, पब्लिक में अपना एक इमेज बिल्ड करने के लिए इनको सजा देनी है, ठीक है, वो हमें मालूम है। अगर आपने सजा ना देनी होती तो मुझे ये बताएं कि बुशरा बीबी जिन्होंने अकॉर्डिंग अगर तोशाखाना के जो मरवजा असूल हैं उसके मुताबिक प्राइस जो हमेशा तोशाखाना से लोगों ने चीजें दी वो 20-25% या 30%। लेकिन सर, अगर बुशरा बीबी को सजा होती है तो मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें हर केस में मैक्सिमम सजा दी गई है, और इस केस में मैं कैसे कह दूं कि हमें मैक्सिमम सजा नहीं दी जाएगी? अगर हमें सजा देना ना देना मकसूद होता तो ये केस ही नहीं बनता था। इसकी केस की कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। ये टोटली मैलाफाइड और डिसऑनेस्टी, फॉल्स, फ्रिवलेस एंड कंकॉक्टेड केस है। तो अगर लेकिन इमरान साहब, आपने तो इस्तगासा को कहा है कि वो बदयांती पर उनकी मबनी है केस, लेकिन इस्तगासा का ये दावा है कि ये 190 मिलियन पाउंड केस से कहीं ज्यादा मजबूत केस है, क्योंकि इसमें जो सबूत पेश किए गए हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी पेश किए गए हैं। अगर इसमें सजा हो जाती है तो जाहिर है इसमें अपील होगी। इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं कि इस्तगासा की, तो मुझे ये बताएं कि इस्तगासा तो साइफर वाले केस में भी यही कहता था, इस्तगासा तो इद्दत वाले केस में भी यही कहता था, इस्तगासा तो तोशाखाना 1 में भी यही कहता था, इस्तगासा अल-कादर में भी यही कहता था। लेकिन उन केसेस का हशर क्या हुआ? आज इनकी इस हुकूमत की आप देख लें कि आज कितने 8 महीनों से 8 से 10 महीने हो गए अल-कादर फिक्स नहीं हो रहा। हम बार बार हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर गए, हमने बार बार उनसे इल्तिजा की कि खुदा के लिए इस केस को फिक्स करें। उस केस को फिक्स ना करने की वजह क्या है? क्योंकि इनको पता है कि वो केस पहली ही जो इनिशियल हियरिंग्स होंगी उसमें वो केस उड़ जाएगा, इसलिए उसको फिक्स नहीं किया जा रहा। और आप देखेंगे कि अगर इस केस में भी सजा दी जाती है तो ये भी केस जैसे ही हाई कोर्ट में जाएगा, फिर आप इसको केस के पुर्जे उड़ते हुए देखेंगे और फिर ये पूरा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं इमरान साहब, आप बानी पीटीआई के मुतमिद खास भी हैं। जो केपीके में इख्तलाफात थे वो तो अली अमीन गंडापुर के हटने से ख़त्म हो गए और नए वज़ीर आला जो हैं वो मुंतखब हुए, उसमें ख़त्म पता चला कि सारी पार्टी मुत्तहिद हो गई है। पंजाब में भी इख्तलाफात हैं, आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी बानी पीटीआई ने सौंपी है कि वहाँ पर इख्तलाफात ख़त्म करें या ख़त्म हो जाएंगे? जी, खान साहब ने कल मुझे कुछ पार्टी के हवाले से, पंजाब के हवाले से मेरी कुछ ड्यूटीज़ लगाई हैं और वो मैंने कम्युनिकेट कर दी है पार्टी के अंदर। और इख्तलाफ ऐसा किसी किस्म का पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि कोई पार्टी के अंदर कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी बिल्कुल मुनज़्ज़म है और पार्टी के जो जितने भी वो क्या बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है सर? क्या ड्यूटी लगाई गई है? जी, खान साहब ने पार्टी के हवाले से, कुछ हमारे एहतजाज के हवाले से, जो अभी आप देखते हैं कि हर ट्यूसडे वाले दिन हम अडयाला के बाहर खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे होते हैं, फिर जुमेरात वाले दिन हम वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो खान साहब ने हमें एक हतमी प्रोग्राम जो है उन्होंने कहा दिया जाए कि जितनी भी खान साहब की डेट्स होती हैं वहाँ पर भरपूर तरीके से। नहीं तो क्या सर वहाँ पर पंजाब में देखा जाए तो मियाँ असलम इकबाल का अपना ग्रुप है, हमाद अजहर का अपना ग्रुप है और जो आलिया बीबी हैं और उनके सलमान अकरम राजा, उनके दरमियान भी चपकलश है, तो ये खत्म हो जाएगी? आपको कोई जिम्मेदारी दी गई? देखिए मियाँ साहब, ये
छोटे मोटे इख्तलाफात तो हर पार्टी में होते हैं, और ये हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई ऐसी फोर्स तो है नहीं कि जहाँ पर हमने चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे मुख्तलिफ दिमाग, डिफरेंट ब्रेन्स इसके अंदर पार्टी के अंदर लोग होते हैं, और मुख्तलिफ रवैये और मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के मालिक लोग होते हैं। तो हर बंदे को एक किसी भी पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करने के लिए अपने एजेंडे पर लाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये छोटे मोटे इख्तलाफात जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है पार्टी के लिए। जो मुझे खान साहब ने हदायत पार्टी के हवाले से दी हैं, वो मैंने पार्टी को, वो जो मैसेज था खान साहब का, वो कन्वे कर दिया है, और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में जो छोटे मोटे भी पार्टी के अंदर अगर आपका किसी बात पे इख्तलाफ है तो वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, बानी पीटीआई के मोतमिद खास जो है हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि तोशाखाना 2 केस में मैक्सिमम अगर सज़ा होती है तो मैक्सिमम 10 साल की सज़ा बानी पीटीआई को हो सकती है। और वो ये भी कह रहे थे कि उनको यकीन है कि बानी पीटीआई बरी हो जाएंगे। बहरहाल जब फैसला आएगा तो तब इस केस का पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ है, क्योंकि अदालत ने फैसला देना है। अदालती फैसला जब आएगा तो फिर ही इसका जो है वो डिसाइड किया जा सकता है। अब एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे फेक न्यूज़ पर, कि फेक न्यूज़ पर हुकूमत ने एक क्रैकडाउन करने का फैसला किया है। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे फेक न्यूज़ के हवाले से। ख़बर यह है कि हुकूमत ने फेक न्यूज़ के हवाले से क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, और जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उनके खिलाफ बाकायदा क्रैकडाउन जो है उसका फैसला कर लिया गया है। हम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा साहब वज़ीर ममलकत बराए कौमी वर्सा और सकाफ़त हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे रहनुमाई लेते हैं। हुज़ैफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। हुज़ैफ़ा साहब, फेक न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। क्या क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और किस तरह का क्रैकडाउन है? जी बिल्कुल जी, फेक न्यूज़ के हवाले से हुकूमत ने पंजाब में भी कानून साजी की, मरकज़ में भी की, पीका एक्ट भी आया, लेकिन ज़ाहिर है ये कवानीन अभी नए थे। कुछ आपके वकला साहिबान, जुडिशरी के लोग यूज़ टू नहीं हुए थे। पंजाब में तो इसमें स्पेशल कोर्ट्स बननी थी, लेकिन अब ज़ाहिर है हमारे पास कवानीन मौजूद हैं। अभी हमने फैसला किया है कि फेसबुक पर आप जिसका दिल चाहता है किसी के खिलाफ पोस्ट लगा देता है, ट्विटर के ऊपर एक वीडियो बयान कोई बना देता है वीलॉग के नाम पर, ना किसी का वर्शन लेता, और किसी भी शरीफ आदमी की पगड़ी उछालना बड़ा आसान हो गया है। कभी ज़ुबानी अंदाज में जो है वो प्रोग्राम कर देते हैं, जो कि एक बेसिक एथिक्स है, जो मैं समझता हूँ आप सब दोस्तों ने पढ़े हैं सहाफ़त में और आप लोग उसे फॉलो भी करते हैं, लेकिन वो तबका फॉलो नहीं करता और अपने आप को सहाफ़ी बताता है। सहाफ़त की आड़ में ब्लैकमेलिंग और इस तरीके से लोगों की पगड़ियाँ उछालना जो है वो अरूज पर है। तो इस सवाल से गवर्नमेंट ये समझती है कि लोग जो है शिकायत करते हुए घबराते हैं कि कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, कंप्लेंट के बाद जो है एक्यूज को बुलाए ना बुलाएं, कंप्लेनेंट के इतने चक्कर लगा लेगी। जो हमने जो है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनाई, तो उस हवाले से हमारी वफाकी काबीना ने तय किया है और वज़ीर आज़म साहब की भी यही पॉलिसी है कि जो हमारे एग्रीगेटेड जो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो पंजाब में हैं, चाहे वो मरकज़ में हैं, या जो बड़े बड़े सहाफ़ी इदारों से वाबस्ता हैं, उन लोगों को हज़फ कर दे। बाकी जो लोग अपने टीवी चैनल को वो खबर फाइल नहीं करते, अपने अखबार को वो खबर फाइल नहीं करते क्योंकि वो गलत होती है, लेकिन अपने फेसबुक पे लगा देते हैं किसी को भी ब्लैकमेल करने के लिए, किसी को हरास करने के लिए। तो इस हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन इंशाल्लाह करेंगे और ये फेक न्यूज़ का खात्मा भी करेंगे और रॉन्ग डूअर मस्ट बी टेकन टू द टास्क होगा और इन लोगों को बिहाइंड द बार्स और एक लेसन बनाएंगे कि अगर आपके पास किसी के खिलाफ नाकाबिल तब्दील शवाहिद ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि आप अदालत में उन्हें साबित कर सकें और किसी का वर्शन लेने के बाद आप जो मर्जी खबर लगाएं, क्योंकि आर्टिकल 19 और 19A आज़ादी इजहार का वादे जो है वो प्रोटेक्शन देता है किसी भी पाकिस्तानी शहरी को, लेकिन उस प्रोटेक्शन की आड़ में आप दूसरे बंदे का जो बुनियादी हक है, आर्टिकल 14 उसके लिए मौजूद है, आर्टिकल 8 मौजूद है, तो आप उसके बुनियादी इंसानी हकूक जो है मुअत्तल नहीं कर सकते इस तरीके से। तो इस हवाले से आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये आप जैसे जहांदीदा और वो सहाफ़ी जिन्होंने इस दश्त की खाक छानते हुए अपने बाल सफ़ेद किए हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है, उससे आप लोगों की अहमियत भी बढ़ेगी। लेकिन ये जो अभी जो पिछले 8-10 सालों में ब्लैकमेलर हजरात सहाफत के रूप में आए हैं, ना उन्हें मीडिया एथिक्स का पता, ना मीडिया लॉस का पता, ना जर्नलिस्ट ट्रेडिशंस का पता,
ना उन्हें ये पता कि वर्शन लेना कितना जरूरी होता है। वो सिर्फ ये समझते हैं कि आपके पास खबर आई और आपने लगा दी और वीलॉग कर दिया या वीडियो बना दी। तो इसके ऊपर जो है मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, सब लोग और सबके जो टॉप लीडरशिप है, सेकंड टीआर है, थर्ड टीआर है, वो मुतासिर होती है। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हम फेक न्यूज का खात्मा भी करेंगे और इन लोगों को जो है ये बिहाइंड द बार्स होंगे और ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे कि कोई बंदा भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ बगैर किसी तहकीक और तस्दीक के किसी की पगड़ी ना उछाले। हुज़ैफा साहब, आपने बड़ी खबर दी है कि जो खबर वही फाइल करेगा और उसी की होगी जो सहाफ़ी होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। बाकी जो खबर देंगे वो उसके खिलाफ जो है, वो अगर कोई फेक न्यूज़ देगा तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। हुज़ैफा साहब, ये फरमाइएगा कि टीएलपी का एहतजाज हुआ और वहां से मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ, आप एक इदारे से वाबस्ता हैं, आप अपनी खबर उस इदारे में टिकर्स नहीं फाइल कर रहे, आप किसी अखबार में उस अखबार में खबर फाइल नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने प्राइवेट चैनल के ऊपर 4 मिनट का क्लिप बना के लगा देंगे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ब्लैकमेलिंग ना जी। और आप वर्शन भी नहीं ले रहे। बिल्कुल ठीक है, किसी को ठीक करना है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। आप जैसे सहाफी भी हो रहे हैं, मुझे पता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुज़ैफा साहब। जो टीएलपी, मैं इस पे आता हूं, जो बर्निंग इशू है, टीएलपी का एहतजाज हुआ जब जिस दिन से उन्होंने एहतजाज शुरू किया और कल तक और आज तक बल्कि बहुत सी ऐसी न्यूज़ चली हैं सोशल मीडिया पे जिस पे खौफ और आस भी फैला, जिस पे जज्बात भी भड़के और जिस पे जो है वो ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हुई कि एक दूसरे से हर कोई पूछ रहा है कि क्या हुआ वहां पर, कितनी लाशें गिर गई, क्या हुआ है वहां पे। लेकिन इसमें हुकूमत ने हकायक बयान उस तरह नहीं किए जिस तरह उनको करने चाहिए थे। इस तरह हुकूमती जो अरकान है सामने नहीं आए, फेक न्यूज़ चली। इसके खिलाफ फरमाइएगा कि क्या क्रैकडाउन होगा और दूसरा ये भी बताइएगा कि हकायक क्या है। देखें जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि टीएलपी का एहतजाज नहीं था, ये दहशत गर्दों के एक जत्थे का एहतजाज था जो कि मजहब को रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ हर कुछ अरसे बाद इस्तेमाल करता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि इमाम मस्जिद के घर से 12, 15 या 20 करोड़ जो भी एक एग्जैक्ट अमाउंट है, मैं मूवेबल और इमूवेबल दोनों एसेट्स की बात कर रहा हूँ, गोल्ड था उसमें, बाकी चीजें थी, वो बरामद होना इस बात की अक्कासी करता है कि आप मजहब को अपने जाती मुआश को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तो कोई मामला भी ऐसा नहीं था, जिनकी सुलह हुई है गजा के लोगों की वो राजी हैं, हमास उनका बड़ा है, हमास राजी है कि जंग बंदी हो जाए। यहाँ पर एक जो है, जो मौलवी अपने आप को कहते हैं, मैं उसे मौलवी नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ मौलवी बहुत अच्छे हैं हमारे और मदारिस में अच्छी तालीम दी जाती है, लेकिन कुछ जरा हर जगह होते हैं, काली भेड़ें होंगी, सियासतदानों में होंगी। तो इसी तरीके से ये वो लोग हैं जो कि मजहब को बदनाम करने की साजिश करते हैं और अपने जाती मफाद और जाती उसके लिए लोगों के जज्बात को उभारने की कोशिश करते हैं। रियासत ने इनके साथ हेड ऑन होने का फैसला किया, रियासत ने इन जत्थों को मुंतशिर किया और जाहिर है अगर हमारे पुलिस एहलकार जिनकी तादाद 100 से ज्यादा है, कुछ लोग तो उनमें करीबुल मर गई हैं, जाहिर है अगर वो जिंदगी भर के लिए अपाहज हो गए, कुछ शहीद हुए हैं, इंस्पेक्टर एक को सर में गोली मारी गई, तो जाहिर है उसके जवाब में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने भी कार्रवाई की होगी और ना चाहते हुए भी कुछ अमवात का इम्कान है कि हुई हो दूसरी साइड पे, मैं उसकी तरदीद नहीं कर रहा। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर आप पुलिस जिसको लेजिटिमेसी हासिल है गोली चलाने की, रेंजर जिसको लेजिटिमेसी हासिल है, उस पर आप गोलियां चला रहे हैं और आप तवक्को कर रहे हैं कि वो आपको जो है फूल फेंकेंगे। किसने कहा था खालिद बिल्कुल के बेटे को? बिल्कुल हुज़ैफा साहब, ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। टाइम थोड़ा है सर, टाइम थोड़ा है। एक जी प्लीज, एक बड़ी खबर पे आपसे रहनुमाई चाहूंगा, साथ उसको भी शामिल कर लीजिए, टाइम थोड़ा है। खबर यह है कि चीन ने भी एक फेक न्यूज की जो है वो तरदीद की है, जो कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलत फहमी फैलाने के लिए एक फेक न्यूज जो है वो सामने आई। उस हवाले से भी रहनुमाई कर दीजिएगा कि उस हवाले से भी ऐसी फेक न्यूज पे क्रैकडाउन होगा। जी जी बिल्कुल जी। ये मियां साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि इस अहम मौजू पे आपने मुझे लिया भी और आप इसको जरा अपने चैनल का हिस्सा बना रहे हैं। आपकी एडिटोरियल पॉलिसी भी इसमें जो है मैं काबिले जो है ना तारीफ है। ये जो है इसमें चाइना वाला मामला, चाइना तो ज़ाहिर हमारा एक इंतहाई बेहतरीन दोस्त है। ये फेक न्यूज़ पाकिस्तान के अंदर ये शुतर बेमहार हो चुके हैं। इन पे अब रियासत को जो है एक मजबूत गिरफ्त डालनी है और सोशल मीडिया को हमने कंट्रोल करना है रिगार्डिंग फेक न्यूज। बाकी जिसके पास जेन्युइन न्यूज मौजूद है, जो खबर वो समझता है कि ठीक है,
सहाफती पैरामीटर्स पर पूरा उतरती है, जो मीडिया के बुनियादी असूल बताए गए उस पर पूरा उतरती है, तो जरूर फाइल करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए अपने हमसाया मुमालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने के लिए इस तरह का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा शिकंजा जो है वो बड़ा कड़ा जो है वो इंशाअल्लाह ताला डाला जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैफर रहमान साहब, ममलकत हमारे साथ थे और फेक न्यूज़ के हवाले से हमारी रहनुमाई कर रहे थे और बता रहे थे कि फेक न्यूज़ फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।